हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। गाइस, आज का जो लेक्चर है प्रोफेशनल नॉलेज का है और इसका पार्ट 7 है। ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड किए चुके हैं। वो सारे पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन सब पार्ट को आप लोग कई बार देखें और उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। और एक काम और करें कि अपने बेयर एक्ट में उसको हाईलाइट करें, सारे सेक्शंस को जितने भी ऑप्शन में दिए जाते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको जिन वीडियो के जिस प्रश्न में कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर किया जाएगा। फ्रेंड, आज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। और फ्रेंड, एक बात और है कि मैं तो आपको क्वेश्चन काफ़ी करा दूंगा, ठीक है। देखिए, आज ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोड किया जा रहा है और ऑलरेडी 6 पार्ट हैं। सब में 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अराउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप अपने नोट्स बनाएं या अपने बैरक में ही मार्क करते रहें और उसको रिवीजन करते रहें, जिससे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका अच्छा एक गुड अटेम्प्ट हो, ठीक है। आपको भी लगे कि हाँ, मैंने कहीं से कुछ पढ़ा है और जिसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पार्ट 6 का था, ठीक है, जिसमें एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन की नेचर पे जाएंगे, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ रॉन्ग मिलेंगी। ये क्वेश्चन एसबीआई में पूछा गया था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर सेक्शन 60 मॉक किया गया था। बट उनका कहना है कि ये गानेसी आदेश सेक्शन 60 में नहीं दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने अच्छा कमेंट किया था, ठीक है, कि ये गानेसी जो ऑर्डर होता है सेक्शन 60 में नहीं दिया जाता है। बट एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखें फ्रेंड, कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर हर चीज़ आपको पका पकाया नहीं देता है। आपको कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को जानने के लिए। आपको खुद पता होगा कि जितने सेक्शंस इसमें दिए गए हैं सीपीसी के, उसमें कहीं भी गार्निसी ऑर्डर की बात ही नहीं की गई है। बट अगर आप देखें तो जो हमारा ऑर्डर 21 है, ठीक है, ऑर्डर 21 और रूल 46A है, ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस टू गार्नेसी, यानी गार्नेसी को सूचना देने की बात की गई है। बट अगर गार्नेसी ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है, डिक्री दे दी गई है, तो डिक्री को एग्जीक्यूट आप किस सेक्शन में करोगे? आई थिंक सेक्शन 60 में ही करोगे ना एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जो भी उससे गार्नेसी का अटैचमेंट है, जो भी आप अटैच करोगे उससे रिलेटेड आप सेक्शन 60 ही करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन गार्नेसी आदेश अगर कोर्ट दे रहा है तो सेक्शन 60 में नहीं देगा, ये आपको भी मालूम है और जो भी लोग पढ़ रहे होंगे उन सबको पता है। तो चूंकि रूल इसका 46A है, जिसमें उसको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और अगर उसमें जो भी उसका प्रोसीजर है उसके बाद फॉलो नहीं होता है, तो जो भी अगर कोर्ट वहाँ पे डिक्री करती है तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन सेक्शन 60 में किया जाएगा। तो उस पर्पज से अगर आप देखें तो इसका आंसर 60 होगा, ना कि गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट सेक्शन 60 में देगा। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास थोड़ा आप किया करिए कि जो भी ऑप्शन है ये उसके नियरेस्ट हैं, ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है तो नियरेस्ट होंगे, यानी लगभग में कुछ चीज़ें सही होती हैं। तो ये मत जाइए कि गार्नेसी ऑर्डर सेक्शन 60 में दिया गया है, बट ये जाइए कि गार्नेसी ऑर्डर का जो अगर एग्जीक्यूशन यहाँ पे पूछा गया है तो सेक्शन 60 में ही एग्जीक्यूट किया जाएगा वो चीज़ें। तो उस हिसाब से एसबीआई ने क्वेश्चन सीधा सीधा पुटअप किया था, जिसका आंसर आपको सेक्शन 60 मार्क करना है और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इस बारे में कुछ और भी डिटेल पता है, ठीक है, या आप कुछ और बताना चाहते हैं, मुझे भी गाइड करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा मुझे। मैं उससे काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ और फिर मैं आपको शायद बताऊँ या मैं अपने अंदर काफ़ी चीज़ें बदलाव लाऊँ, ठीक है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट से, ठीक है, जिसको 1908 यानी 1908 का अधिनियम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप पर सेक्शन 23 यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 23 है ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इन हाउ मैनी मंथ रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि दस्तावेजों का जो पंजीकरण है कि तारीख से कितने महीनों तक के अंदर, ठीक है, धारा 23 में उस डॉक्यूमेंट को पंजीकरण हो जाना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर हम आप बात करते हैं सेक्शन 23 की, तो सेक्शन 23 क्या है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। सेक्शन 23 क्या कहता है? टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको जनरल तरीके से एक चीज़ बताऊंगा जो आप ध्यान रखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। कि अगर कोई टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन एक्ट में पूछता है तो उसका आप आंसर 4 मंथ मार्क करिएगा, 4 मंथ। लेकिन एक सेक्शन है 23 का ए, 23 सब सेक्शन ए है, जिसमें अगर आप देखेंगे टाइम पीरियड की तो वहाँ पे 3 मंथ है। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखें। बस बाकी जो भी टाइम पीरियड पूछेगा आँख बंद करके आप 4 मंथ मारिएगा, ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बट सेक्शन 23 यानी 23 का सब सेक्शन ए, जिसमें कहा गया है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, यानी कुछ दस्तावेजों का पुनर्रजिस्ट्रीकरण हम कैसे करेंगे, तो उसमें जो चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों के लिए जो है वो 3 मंथ बताई गई हैं, बाकी ऑल के लिए 4 मंथ हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि सेक्शन तो 23 है। अगर उसके लिए हम दस्तावेजों के पंजीकरण की तारीख से कितने महीने तो के लिए पंजीकरण करेंगे, तो वहाँ हमारा आंसर होगा 4 मंथ। 4 मंथ इसका राइट आंसर होगा। व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके क्या राइट हैं, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या राइट हैं। तो यहाँ आपके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और एक काम आप और करिए फ्रेंड, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए और उसका आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, उसके बाद आप चीज़ों को देखें, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें उसका। व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के क्या राइट हैं, क्या अधिकार उनको उपलब्ध किया गया है जो सुरक्षित लेनदार हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप एक काम करें कि क्वेश्चन को रीड करें और रीड करने के बाद उसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में करें, जिससे आपको भी पता चले कि इसका आंसर आप सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन प्रिपेयर है या नहीं, ये भी आप चीज़ों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके राइट क्या हैं? टू सेल द असेट्स, क्या असेट को सेल करने का राइट है। फाइल एप्लीकेशन विद डीआरटी, ठीक है, डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है। फॉर रिकवरी टू फुल और रिमेनिंग ड्यूज, जो रिकवरी है पूरा बकाया है या कुछ रिमेनिंग ड्यूज है उसके लिए क्या एप्लीकेशन फाइल करेगा डीआरटी में। टू प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर, कुछ गारंटर के खिलाफ कुछ चीज़ें प्रोसीड करेगा। तो क्या ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, उसके पास क्या ये सारे राइट हैं या केवल फर्स्ट और सेकंड सही है या सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ के पे ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। क्यों? सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जो होता है वो प्रॉपर्टी को सेल करने का पूरा राइट है। फिर वो जो भी आपका बकाया है उसको रिकवरी के लिए डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल करेगा, या जो भी रिमेनिंग ड्यूज़ है आपका उसके लिए भी फाइल करेगा। और गारंटर जो होगा, ठीक है, उसके खिलाफ भी वो कुछ एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे सारे आंसर बिल्कुल सही हैं और आई होप आपका भी आंसर सही हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपके चेक से रिलेटेड, ठीक है। अ चेक बुक वॉज इशूड ऑन 16 अगस्त 2012 टू अ करेंट अकाउंट होल्डर, आउट ऑफ विच अ चेक बियरिंग 20 जून 2012 एज इट्स डेट इज़ अ प्रोसेस प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहने का मतलब है कि अगर 16 अगस्त 2012 को एक चालू खाता धारक को एक चेक बुक जारी की गई थी, जिसमें 20 जून 2012 की तारीख का एक चेक है जो भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो भुगतान की एक प्रोसेस में था, बैंक के पास था। तो उस पर जो है बैंक का क्या एक्शन होगा? क्या बैंक द चेक शुड बी पेड, क्या उस चेक का अमाउंट बैंक पेड कर देगी? द चेक शुड बी नॉट पेड, क्या बैंक उस चेक अमाउंट को पेड नहीं करेगी? द चेक डिनाइड बाय द बैंकर, बैंकर के द्वारा या बैंक के द्वारा उस चेक को डिनाई कर दिया जाएगा। द चेक कैंसल बाय द बैंक, या उस चेक को बैंक के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। या न्यू चेक इशूड बाय द बैंक, या उस चेक को हटाकर एक नया चेक बैंक इशू कर देगी। तो इनमें से आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर होगा द चेक शुड बी पेड, वो चेक पेड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चेक है वो 20 जून 2012 को जारी की गई थी और 20 जून ख़त्म होने से पहले 16 अगस्त, यानी 2 महीने ख़त्म होने से पहले 16 अगस्त 2012 को वो प्रेजेंट कर दिया गया था, जिससे वो चेक की वैलिडिटी ख़त्म नहीं थी, इसलिए उस चेक को पेड कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द बैंक कैन बी इन्फोर्स द सिक्योरिटी आफ्टर गिविंग नोटिस एंड इफ बोरोवर डज नॉट रीपे विद इन डेज। बैंक नोटिस देने के बाद सुरक्षा ने जो सिक्योरिटी है को लागू कर सकता है, और यदि उधारकर्ता कितने दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है तो बैंक जो है उस चीज़ों को इन्फोर्स करेगी। ठीक है, उस सिक्योरिटी का इन्फोर्स करेगी। हाउ मेनी डेज, ये सरफेसी एक्ट का है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगर आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे सरफेसी एक्ट का यूज किया जाएगा। सेक्शन 13(2) 13(2) में जो नोटिस पीरियड दी जाती है वो 60 डेज़ की दी जाती है, और अगर आप 60 डेज के अंदर रीपे नहीं करते हैं यानी भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करेगी यानी अटैच करेगी और बाद में ऑक्शन और सेल कर देगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 60 डेज। आप जो है सरफेसी का 13(2) जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप कमेंट करके ये बताइए कि एनपीए कितने दिनों में हो जाता है। ठीक है, कितने दिनों में एनपीए हो जाता है, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर केस रिलेटेड टू विच बॉडी एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे लोकप्रिय मामला था एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला का। ठीक है, ये किस बॉडी से संबंधित था, किस मामले में ये चीज़ें, ये जो काफ़ी पॉपुलर केस था दिया गया था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस के मामले में, ठीक है, यहाँ पे एडीएम जबलपुर और बनाम शिवकांत शुक्ला के बारे में, ठीक है, ये सबसे मामला था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बैंक ऑफिसर में रिपीट हुआ है, इवन एसबीआई में भी हुआ है, आरआरबी में भी हुआ है और स्केल 1 में भी हुआ है। जो आईबीपीएस का स्केल 1 एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा गया है। तो हैबियस कॉर्पस के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ें हैं जो जबलपुर एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के केस में हैबियस कॉर्पस को लेकर यहाँ पे डिसीजन दिया गया था। ये और 5 रिट हैं जिनका नाम आप लोग नोट कर लें। ठीक है, याद रखें किन किन चीज़ों में, इससे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड, विद इन हाउ मेनी डेज नोटिस इज गिवन इन सरफेसी एक्ट 2002। अभी हमने एक क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन किया है, कितने दिनों के अंदर अगर बैंक नोटिस देती है और अगर आप रीपे नहीं करते हैं तो आपका वो सिक्योरिटी जो है वो जो भी आपने जमा किया है वो अटैच कर लेगी, उसको इन्फोर्स करेगी। तो वही सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। ये भी सेक्शन 13(2) की बात करता है, 13(2) में जो 60 डेज़ का नोटिस पीरियड है उसी की बात करता है। तो आप 13(2) काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरफेसी एक्ट का, उसे रीड करिएगा, वहीं से काफ़ी चीज़ें गवर्न होती हैं। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट 2002 में नोटिस कितने दिन के भीतर दिया जाता है? 60 दिन के अंदर दिया जाता है, और अगर आप 60 दिन के अंदर रीपे नहीं करते हैं अमाउंट को तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके ऑक्शन या सेल कर सकती है, ये उसको राइट होता है। गाइज मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोविजन मेड इन सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, आपको इसका आंसर करना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है ये। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात करता है, सामान्य आशय की बात करता है सेक्शन 34। ठीक है, तो सेक्शन 34 से रिलेटेड ये आंसर है। बाकी इसमें सारे ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन 29 में दिया गया है डॉक्यूमेंट। इसकी थियरी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि थियरी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं थियरी टाइप के। ठीक है, तो 29 में दिया गया है डॉक्यूमेंट, पढ़िएगा वहाँ डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। बात करेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया गया है, ये भी आप पढ़िएगा। बिल की बात करेंगे, बिल 31 में दिया गया है सेक्शन 31, और फ्रॉडुलेंटली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है सेक्शन 25, ये भी याद रखें। ठीक है, इतने सारे चीज़ें ज़रूर याद रखें आप। गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ गिवन। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो किस अधिनियम में दिया गया है, यानी जंगम संपत्ति की परिभाषा निम्नलिखित में का आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये आपका आंसर होगा। सीपीसी में दिया गया है, सीपीसी के सेक्शन 213 में मूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है, और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वहाँ बताया गया है इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप, यानी जंगल संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, ये बताया गया है। और आपको स्टूडेंट यहाँ पे आंसर ये करना है कि जो हमारा एनआई एक्ट है किस सन का है, ठीक है, वो बताना है। सीपीसी को बताना है, आईटी एक्ट कब आया है ये भी बताना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया है, आरटीआई एक्ट कब आया है, और आरबीआई एक्ट कब आया है। तो इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि ये सब
किस सन में आए हुए हैं, किस सन के ये सब सारे एक्ट हैं, इसको ज़रूर आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इट प्रिस्क्राइब टू असर्टेन द प्राइस। माल बिक्री अधिनियम 1930 के किस धारा में कीमत अब निश्चित करना बताया गया है? ठीक है, असर्टेन ऑफ प्राइस बताया गया है। किस सेक्शन में बताया गया है? वो सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में यहाँ पे असर्टेन ऑफ प्राइस बताया गया है। यहाँ पे जाके सेक्शन 9 आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, जो भी उसमें टेक्निकल होगी वो कमेंट करके आप बाद में भी बता सकते हैं, और आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर यहाँ पे करें कि किस सेक्शन में गुड्स मस्ट बी असर्टेन होना चाहिए। गुड्स मस्ट बी असर्टेन होना चाहिए, ये किस सेक्शन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के किस सेक्शन में दिया गया है? गुड्स मस्ट बी असर्टेन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। अगर कोई एरर होती है तो उससे रिलेटेड भी आप एक कमेंट करिएगा। ठीक है, और हर एक चीज़ को फ्रेंड समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब हम लोग इस दौर में हैं या इस चीज़ों में हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को खुद एक माइंड लगाकर, नहीं दिमाग लगाकर हर चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछा गया हो उससे रिलेटेड हमें वहाँ पे की फैक्ट खोज कर उनका आंसर हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये थे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।